को क्या बन जाएगी, हेलो। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है, सही सही है। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। हाँ ये ऐड कर लेते हैं कंट्रोलर एक। ठीक है, सिंपल MVC5 का एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करेंगे और इसका नाम होम ही रखेंगे फिलहाल। ठीक है, हम वो इफ स्टेटमेंट से लेकर और फिर इंशाल्लाह व्यू HTML हेल्पर्स की हमारी क्लास जो है ना, वो फिलहाल अभी 2-3 क्लासेस पे चलेगी। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हो जाए HTML हेल्पर्स, बट जो मटेरियल है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वही वाली बात के हो सकता है बीच में कोई एक लेक्चर अपलोड करके तुम लोगों को कहूँ कि यार ये लेक्चर ज़रा देख लो, तो हम वो सेशन से अलग रिकॉर्डेड सेशन होगा, वो लाइव डायरेक्टली पूरे 1-1.5 घंटे का नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड होगा। तो रिकॉर्डेड के अंदर फ़ायदा ये होता है कि कम वक्त में ना ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से होगा, कोशिश करूंगा वो अपलोड कर दूं ताकि फिर उससे तुम लोग थोड़ा कवर करके और फिर नेक्स्ट क्लास में जब यहाँ पर आओ ना, तो फिर उसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स को लेकर और फिर आगे बढ़े हम। अच्छा जी, तो हमने इंडेक्स बना लिया, यानी इंडेक्स का एक्शन मेथड बन गया है हमारे पास, और इसके हवाले से एक व्यू ऐड कर लेते हैं। हमें कोई लेआउट पेज नहीं चाहिए भाई, ऐड कर लेते हैं व्यू। हमेशा याद रखना, व्यू का जो नाम होगा वो वही होना चाहिए जो तुम्हारे लास्ट एक्शन मेथड का नाम था। ठीक है, दिस इज ऑल यूजलेस F5। प्रीव्यू चेक करने के लिए मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ ताकि प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास एमवीसी की यानी एक एमवीसी की एप्लीकेशन उसका व्यू बना है, बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा एम्प्टी इसलिए है क्योंकि मैंने कोई लेआउट वाला पेज भी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये भी मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी भी शो हो रहा है। अब हमने क्या करना था, हमने इफ एल्स की कंडीशन की एक लेट से एग्जांपल देख लेते हैं। तो किस तरह से लिखूंगा मैं, एट और बस टैब टैब प्रेस करूंगा तो इसका जो पूरा सिंटेक्स होता है सारा वो बन के यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं लेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ। लेट से मैं अगर चेक करूँ इससे बाहर इसको मैं देखना चाहूँ तो मैं एट द रेट करके, ठीक है, मैं यहाँ की वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ कि लेट से मैंने वेरिएबल की टाइप बना दी, बुलियन टाइप का मैंने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, बुलियन की वैल्यू जो होती है वो ट्रू या फॉल्स होती है, तो ये ट्रू या फॉल्स में से कोई एक चीज़ रिटर्न करता है। इसका नाम ही मैं रख देता हूँ, लेट से इस ट्रू नाम रख देता हूँ, इस ट्रू, और इसकी वैल्यू में दे देता हूँ लेट से फॉल्स। ठीक है, जब जब इसकी वैल्यू हमने फॉल्स दे दी ना, तो यहाँ पे इफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, इस true। अगर तो ये कंडीशन मेरी सही है, ठीक है, तो यूजर को क्या हो जाए, एक H1 की हेडिंग दे दो, वट एवर कोई भी टाइप की ना हेडिंग दे दो, हेलो आई एम अ हेडिंग, यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रेस कर फॉल्स है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू मैंने फॉल्स दी है। अब वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो गई।
और मैंने यहाँ पे भी ट्रू चेक किया है कि अगर कंडीशन ही अगर मेरा जो इफ है वो ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरे वेरिएबल में उस वक्त वैल्यू ट्रू होनी चाहिए जिस वक्त मैंने वेरिएबल इस तरह से यहाँ पे यूज़ किया इफ की कंडीशन में। जहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हो? इनमें से किसी वेरिएबल की बात कर रहे हो? देखो मैंने बाय डिफॉल्ट, हाँ, ये मैंने इसको पहले फॉल्स वैल्यू दी थी। मैंने फॉल्स वैल्यू यहाँ पे दी थी इसको, और मैंने चेंज की वो वैल्यू, ठीक है। अब मैंने पहले फॉल्स वैल्यू दी थी और मैंने यहाँ पे चेक ये किया कि अगर तो ये जो अगर तो ये इसके अंदर मैं चेक करूँ कि अगर तो ये ट्रू है, गिवन कोई भी वेरिएबल जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, अगर तो ये ट्रू है यानी अगर ये वैल्यू सही है, जब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक बुलियन टाइप का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना, सिर्फ मैं इस तरह से चेक कर रहा हूँ इज ट्रू, इफ ट्रू, इसका मतलब है अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो आप क्या करो, एक हेडिंग प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पर एक हेडिंग प्रिंट हो गई। पहले क्या हुआ था, पहले यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट नहीं हुई थी, ठीक है, सिंपल ब्लैंक पेज आ गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वो हेडिंग प्रिंट हो गई है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे गौर से देखो कि मैं इफ के बाद मैं एट द रेट के साथ कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहा, बस मैंने एट द रेट लिखा है, डायरेक्ट इफ लिखा और उसका पूरा काम करना शुरू कर दिया। और सी शार्प का जो सिंटेक्स है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है, जैसे मैं लेट से किसी सी शार्प की क्लास में काम कर रहा हूँ उस तरह से बिल्कुल काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, लेट से अगर आप चेंज करके, जैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया कि भाई अगर मैं चेंज करूँ उस वैल्यू को तो क्या होगा, ठीक है। लेट से मैं इसी को चेंज कर दूँ, इसी टाइप को, ठीक है। अगर मैं इसी टाइप को चेंज कर दूँ और यहाँ वेरिएबल का नाम ही अलग हो जाए और इसकी टाइप वाइप सब चेंज हो जाए, और मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ इफ और एल्स इफ यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ ये अलग लाइन में यूज कर लेते हैं एंड, ठीक है। और इन टीचर के साथ लेट से आप कोई वेरिएबल दे दो, माई वेरिएबल के नाम से ही नाम लिख देते हैं, माई वेरिएबल, और इसकी वैल्यू लेट से फिलहाल मैं दे रहा हूँ टू, ठीक है। यूज नहीं हुआ हुआ इसलिए यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम करेगा कि आपने ये वेरिएबल जो है वो यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। अब मैं इसके सिंटेक्स के बाद, जरूरी नहीं है कि आप इसके बाद करो, मैं इसके बाद कर रहा हूँ बिकॉज, अच्छा मैं यहाँ पे एक अलग डेफ बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके साथ, ठीक है, एट द रेट, और बस, हाँ, बस माई वेरिएबल को चेक कर लो कि भाई अगर तो ये 1 के बराबर है तो क्या हो जाए, लेट से हैज वैल्यू 1। और क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ भी यूज करना चाह रहा हूँ, यानी अब मैं सिंपल ये नहीं करना चाह रहा कि मैं यहाँ पे बस एक इफ यूज करूंगा और काम खत्म। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं बाकायदा मैं यहाँ पर एल्स इफ के साथ काम करूँ, क्योंकि एल्स इफ के अंदर फायदा ये होता है कि मल्टीपल कंडीशंस के साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा सर? सही बात ऐसे होगा कि आप ना एंटर प्रेस करो, जैसे हम एल्स लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद एक इफ लिखते हैं और बस अपनी कंडीशन जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दो। हमने टू ऊपर लिखा था तो टू यहाँ पे लिख देता है, और यहाँ वैल्यू को कर देंगे तो
और ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। ठीक है, जल्दी सब लोग ज्वाइन करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो फाइनलाइज करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट जाना, मैं जरा अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूँ। जितनों ने आना था आ गए होंगे यार। मैक्सिमम लोग जो पहले थे क्लास के अंदर वो हैं अभी। ऐदर नहीं है और अम्माद और महद नहीं है आज। जून की 1 तारीख है। ऐदम और हम्माद और महद आज क्लास में नहीं है, बाकी तो सब लोग हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल्स की कंडीशन भी बना ली, और एल्स की ही नहीं, इसके साथ हमने एल्स इफ की एक कंडीशन बना ली। ठीक है, यहाँ पे साथ में लेट्स से अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी। और सेकंड नहीं करो, अगर मुझे लगेगा कि क्लास लंबी जा रही है और हमने एचटीएमएल हेल्पर आज नहीं कवर किया तो कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे उसे। देखो, ये वेरिएबल हैज वैल्यू 2। वेरिएबल हैज वैल्यू 2 क्यों चला, क्योंकि कंडीशन मेरी चली है सेकंड वाली, क्योंकि फर्स्ट तो वैल्यू में 1 तो है नहीं वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 2, तो कंडीशन कौन सी चली मेरी, एल्स इफ यानी 2 वाली। इसका मतलब है कि इफ एल्स बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल चल रहा है, सिर्फ मुझे इफ के बाद, इफ से पहले एक एट द रेट का साइन लगाने की जरूरत है। और क्या मैं नॉर्मल एचटीएमएल में ये सारे काम कर सकता था अगर तुम लोगों को याद हो फर्स्ट सेमेस्टर? तो अब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने का क्या फायदा होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर सेकंड सेमेस्टर में आने का क्या फायदा होता है। हाँ, अभी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सिंपल, एक और एक H1 की हेडिंग बस यहाँ पे गिवन है, उसके अंदर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक H1 की हेडिंग है, मतलब उसके अंदर कुछ खास यहाँ पे गिवन नहीं, कोई स्टाइल नहीं। हाँ ना, क्योंकि रेजर व्यू इंजन क्या कर रहा है, वो आपके सारे सी शार्प के कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है HTML के कोड में। बेशक मैं जो कंडीशन लिख रहा हूँ वो चेक हो रही है सी शार्प के कोड से, बट अब यहाँ पे देखो ना, अगर अगर इसकी यूनिकनेस देखो तो इससे पहले की अगर बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात कर लें, हमने एंगुलर जेएस पढ़ी। एंगुलर जेएस के अंदर मैं यही बात कहता था कि भाई आप नहीं कर सकते कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप एचटीएमएल के ऊपर इस तरह से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और वाकई में हमने हमने ट्राई किया, बट पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने जावास्क्रिप्ट में ट्राई किया, पॉसिबिलिटी नहीं थी। करना क्या पड़ता था, वही वेरिएबल में वैल्यू लेनी पड़ती थी, वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेकर बहुत लंबा काम करना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पे काम कितना आसान है, मैं तुम लोगों को बिलीव करो, एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़ाऊंगा। अभी हम एचटीएमएल हेल्पर्स की तरफ जाएंगे ना, तो तुम कहोगे सर क्या बात है, वाकई में तुम ये कहोगे। अभी हमारी क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी ना इरफान, तुम देखोगे कि क्लासेस इंटरेस्टिंग होंगी। अभी तो हम मसला ये है कि अभी तो मैं इसलिए तुम लोगों को बोरिंग लगनी है, और अब्दुल्ला को शायद इसलिए प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आ रहा, और ऐसी पॉसिबिलिटी है। एमबीसी की शुरू की क्लासेस के अंदर मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, जब मैं खुद भी पढ़ता था अपने टाइम में। तो एमवीसी के अंदर शुरू में अभी तो हम सिर्फ बेस बना रहे हैं। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि बेटा अगर ये चीज बन रही है तो ये कैसे बन रही है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे जा रही है तो ये रेजर फ्यूजन काम कैसे कर रहा है। अभी तो लास्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कुछ छोटी मोटी। अभी तो अक्सर चीजें आनी रहती है। अभी जब मैं मजा नहीं आ रहा होगा, और करूँ कैसे, मजा भी नहीं आ रहा है ना। करूँ किससे, कंप्यूटर में नहीं। अच्छा हाँ, तुम्हारा तो कंप्यूटर खराब हो गया।
अभी का काम कर लो पहले, बाद में वेबसाइट बना लेना भाई। अब तुम वेबसाइट बनाने की तैयारी करो डेवलपमेंट के साथ। अब्दुल्ला फैसल, वेबसाइट बनाने की तैयारी करो डेवलपमेंट के साथ। तो वेबसाइट बनाना सीखो यहाँ पर एमवीसी के ऊपर। अब तुम वेबसाइट भी बनाओगे तो विजुअल स्टूडियो के ऊपर बनाओगे, सही है। बड़े हो गए हो अब तुम, यू आर ग्रोन अप नाउ। चलो ठीक है, तुम वो टेम्पलेट भी कंप्लीट करो और ये भी काम करो जरा। ठीक है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सबसे पहले क्लास के अंदर एक वेबसाइट बनाओगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सही है। एडम से पहले वेबसाइट आनी चाहिए तुम्हारी, एडम से पहले आनी चाहिए तुम्हारी वेबसाइट। बस सही है। अब अब्दुल्ला ने बात कर ली है, मुसलमान की एक जबान होनी चाहिए अब। अच्छा, तो आप एल्स के अंदर भी कोई कंडीशन दे देना, देख लेते हैं एल्स भी चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे इनवैलिड। अरे फाइव, ओ सॉरी सॉरी, अभी नहीं, पहले वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके एल्स को चला के दे। वेरिएबल में वैल्यू दे देता हूँ मैं फाइव, तो फाइव के ऊपर इनवैलिड होना चाहिए क्योंकि ना वन है ना टू है। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, इनवैलिड आ रहा है क्यों? क्योंकि जो कंडीशन थी वो इनवैलिड थी, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अगर इस एक कंडीशन देख ली हमने, इफ एल्स देख ली, तो ऐसा करते हैं एक अलग फॉर लूप भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं हम, कि फॉर लूप किस तरह चलते हैं। फॉर लूप आया, फॉर लूप यहाँ पे काम करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, और कैसे काम करते हैं फॉर लूप में भी, बस डबल टैप प्रेस करोगे फॉर लूप बन गई। ठीक है, अब फॉर लूप कैसे चलता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, तुम लोगों को पता है या बताना पड़ेगा? मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ, 10 देना है यहाँ पे लेंथ। ठीक है, 10 नहीं देता, ऐसा करते हैं मतलब 1 देते हैं, 1 से लेकर और ये जाएगा कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो 10 ही वैल्यूज रहेंगी इसका मतलब इसके अंदर। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ तो नहीं है मेरे ख्याल से। और ऐसा करते हैं कि हर, अब देखना होगा क्या, कि जो फॉर लूप है ना इसके अंदर बार बार एक डिव रिपीट होगी, क्योंकि मैं भी डिव बना रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। और फिर उस डिव के अंदर एक H1 की हेडिंग होगी। दिस फॉर लूप, डायरेक्ट तुम H1 की हेडिंग रख दो तो H1 की हेडिंग रिपीट तो होंगी, बट वो गैप वाला जो सीन है ना वो नहीं हो पाएगा सही से शायद। सही है। और मैंने यहाँ पे एट द रेट के साथ, एट द रेट क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि सी शार्प का सिंटेक्स यूज कर सकूँ। यहाँ पे आई लिख दूंगा, आई आइटरेटिव वेरिएबल है तो आई भी बार बार प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, जब लूप 1 होगा तो आई 1 प्रिंट हो जाएगा, जब लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी यानी लूप का इंडेक्स जो आएगा वो बढ़ जाएगा, तो वैल्यूज आपस में आगे बढ़ती जाएंगी। F5 प्रेस करते हैं, देखते हैं होता क्या। और भाई तुम लोग अगर कोड भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हुआ करें तो पूछ लिया करो, स्नैपशॉट्स लेकर कॉल करके पूछ लिया करो, कोई मुझसे वाली बात नहीं है। बिल्कुल मुझे हो सकता है तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। तो ये देखो, ये डिफ्स जो है वो 1 to 10 रिपीट हो गए। सही है। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो हमने जावास्क्रिप्ट में भी ये काम करके देखा था, वहाँ पे डिफ्स रिपीट करके देंगे थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, स्क्रिप्ट के टैग में HTML लिख नहीं सकते, HTML के टैग में स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। अगर तुम्हें स्क्रिप्ट के टैग में HTML लिखनी भी है तो फिर तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन वाला पूरा कोड लिखना पड़ता था, क्योंकि उसी के अंदर तुम एक डिफ क्रिएट कर सकते थे, उसके सिंटेक्स में ही तुम क्या कर सकते थे, डिफ क्रिएट कर सकते थे। वहां पे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, और यहाँ पे क्या, सिर्फ रेजर व्यू इंजन की का फायदा क्या है, सिर्फ एट द रेट के साइन के साथ तुम सारी चीजें बहुत ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हो। ये, जी, तो तुम डिफ का कलर चेंज कर दो, डिफ की क्लास वगैरह देकर उसको जो भी तुम्हें काम करना है। देखो स्टाइल तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, हाँ बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। यार अब बूटस्ट्रैप का कोई, बूटस्ट्रैप की क्लास ले लो यार कोई,
अच्छा, इसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट रुक जाओ। बूटस्ट्रैप से अप्लाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, हमने बूटस्ट्रैप वाले प्रोजेक्ट बनाया नहीं है। हाँ, बूटस्ट्रैप का सीढ़ी नहीं है, कोई और तरीका जैसे फाइल्स वगैरह होती हैं उस तरह से बूटस्ट्रैप को कॉल करना पड़ेगा। अरे यार रुक जा। हाँ, वही करें वही करें। हम्म। ठीक है, ऐसे दे सकते हो, ये यहाँ पे सिर्फ क्लास दे लो। भाई यहाँ पे सिर्फ क्लास दे लो तो भी मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लास दे लो और स्टाइल का टैग ओपन करके उसका कलर वगैरह चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे चलो कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास थी, ठीक है। ऑफिस का नाम रखा और यहाँ बॉडी से ऊपर आएगा। रिप्लाई हो जाना चाहिए। अमूमन CSS हम कंटेंट के फोल्डर में रखते हैं, बट यहाँ पे CSS चल जानी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे HTML में काम करते थे बिल्कुल वैसे ही काम होगा। जो भी स्टाइलिंग चेंज करनी है, जो भी कलर वगैरह चेंज करना है, वो सब यहाँ पे ऐसे ही होंगे। बस मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो वो जो इनलाइन सीरीज काम सही से इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास और भी मजीद बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वो वाली बात जो है वो नहीं आ पाती, ठीक है। बाकी ये देख लिया तुम लोगों ने कि फॉर लूप यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे अभी जैसे एक कलर के अंदर मैं क्लिक किया तो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो कभी कभी होता है ऐसा, बाकी हर मर्तबा नहीं होता, ये चल जाता है सही, ठीक है। अच्छा, लेट से हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लो, तो चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं फॉर ईच लूप भी यूज कर लेते हैं। फॉर ईच लूप ना भी आगे जाकर हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, तो इसलिए फॉर ईच लूप एक मरतबा हम डेमो देख लेते हैं। फॉर ईच लूप हमने सी शार्प के अंदर, फॉर ईच लूप बहुत अच्छा, और हमने सी शार्प के अंदर सीखा था फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं, अगर याद हो तुम लोगों को। बहुत टाइम से रहेंगे, सही कह रहे हो, ठीक है। फॉर ईच लूप के अंदर भी यही करते हैं कि हम एट द रेट करके और पहले तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि पहले फॉर ईच लूप के अंदर जो काम चीज हमें रखनी है ना, चीजें वो लिस्ट के अंदर रखनी है। तो मैं क्या, आता है लेकिन उसके लिए फॉर ईच लूप का सीन ये है कि फॉर ईच लूप के अंदर जो चीजें आती है ना, वो एक ऑब्जेक्ट आता है। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसी न किसी लिस्ट से या किसी न किसी कलेक्शन से उसके अंदर आइटम्स आते हैं। तो वो पहले कलेक्शन तुम्हें बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली तुम फॉर ईच लूप को एक्सेस करोगे तो उसमें रखोगे क्या, ये मसला होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेट से एरे, मैं यहाँ पे माई एक लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे लास्ट क्लास हमने एक लिस्ट बनाई थी, तो माई लिस्ट का ही नाम रख लेता हूँ। माई लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। और
न्यू, और अगर याद हो लास्ट लास्ट क्लास में मैंने कहा था अगर लिस्ट बनाओ तो ये जो एंगल ब्रैकेट वाली लिस्ट है ना ये सेलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप दे देता हूँ लेट से, इसकी टाइप होगी इंटीजर, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर्स पास करूंगा आगे, ठीक है। इंटीजर नंबर होंगे इसके अंदर सारे, और यहाँ पे आएंगे आएंगे मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मैं क्या देता हूँ, ठीक है। ये एक लिस्ट बन गई और ये कुछ इसके अंदर आइटम मेरे पास यहाँ पे आइटम्स आ गए, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम। ये लिस्ट बन गई, नीचे एक और डिव बना लेते हैं। मैं डिव इसलिए बना रहा हूँ ताकि सेपरेशन रहे और काम बहुत साफ सुथरा रहे, ठीक है। और अब इसके अंदर देखना अब्दुल्ला, मैं फॉर ईच लिखता हूँ @ के साथ। फॉर ईच लिखा तो क्या हुआ, ये पूरा लिखा हुआ आ गया मेरे पास। अब देखो बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आइटम, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट इन किसके अंदर, माई लिस्ट, जो मेरी लिस्ट थी ना उसका नाम दूंगा। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स थे जो आइटम्स थे मेरी लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे यहाँ प्रिंट हो जाने चाहिए, यानी किस तरह प्रिंट होंगे अब वो भी यहाँ पे बताना है मुझे। तो मैं यहाँ पर लेट से पी के टैग में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं कह देता हूँ माई वैल्यूज आर, या मैं डायरेक्टली इस तरह से नंबर, ठीक है। और बस @ के साथ, अब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे @ के साथ उस ऑब्जेक्ट को यूज कर लो, ठीक है। और बस ये कर लो कि और F5 यूज कर लो। तो देख लेते हैं हमारी वीडियो हमारी इम्प्रूव हुई नहीं हुई अभी तक, इसके चला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं नीचे के हमारे नंबर वगैरह प्रिंट हुए। तो यू कैन सी नंबर 21 24 ये सारे 6 सब जितने भी नंबर्स थे यहाँ लिस्ट के अंदर। अब देखो अब्दुल्ला इसका फायदा ही होता है, अगर मैं इसका फायदा बताऊँ ना तुम लोगों को, कि ये जो हम लिस्ट बनाते हैं सारी लूप यूज करते हैं, इसका एडवांटेज होता है, और वो एडवांटेज ये होता है कि तुम्हें इसके अंदर ना बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ज़्यादा मेहनत से तुम बच जाते हो, मेहनत से इस तरह बच जाते हो कि तुम्हें इसमें मुसलसल आइटम्स को अपडेट, अब तुम इसके अंदर 500 आइटम्स रखोगे ना तो ये लूप ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, ये अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी हर ये ईच ऑब्जेक्ट के लिए। अगर इसका सिंटेक्स देखो, फॉर ईच, इसका मतलब फॉर ईच का मतलब ही हर एक के लिए, तो वेरिएबल बनेगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के नाम से, ये आइटम एक आइटम है, ठीक है। इन माई लिस्ट यानी ये इन आइटम्स के अंदर होगा, ठीक है। और अब क्या होगा, जब भी तुम प्रिंट करोगे तो ये सब प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तुम इनको बढ़ा दो तो ये आइटम्स बढ़ जाएंगे। अगर अभी 10 आइटम्स प्रिंट हुए हैं, तुम यहाँ पे आइटम्स लिस्ट के अंदर आइटम्स बढ़ा दो तो यहाँ पे जो प्रिंट होने वाले आइटम्स की तादाद है ना वो इनके बराबर हो जाएगी। जितने आइटम्स होंगे ऑटोमेटिकली ये अपडेट होते रहेंगे और प्रिंट होते रहेंगे। फॉर इस लूप का फायदा ये है। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, अगर तुमने अपनी सोर्स का डाटा बढ़ा दिया तो फिर तुम्हें यहाँ पे लूप का जो ना लिमिट की लेंथ या तो तुम्हें सेट करनी पड़ती है, या तो जैसे भी 10 है और कल को तुम्हें 12 मरतबा प्रिंट करना है, फिर क्या होगा, तुम्हें इसको चेंज करके 12 करना पड़ेगा। लेकिन फॉर इस लूप के अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही ये हर एक आइटम के लिए चलता है, ठीक है। फॉर लूप को तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन फॉर इस लूप में तुम हर एक आइटम के लिए काम करोगे, ठीक है। यहाँ तक मसला। फॉर इस लूप प्रिंट करके देखी, अच्छा मैंने स्पेस अभी कम कर दिया, अब दोबारा देख लो तो कम स्पेस के साथ एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन का गैप होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा रहेगा ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा गैप्स नहीं होंगे। तो देख लो दोबारा,
ये देखो, ये फॉर ईच लूप के सारे आइटम्स यहाँ पे मेरे पास, मैंने पैराग्राफ के टैग में किए थे प्रिंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, सिंपल पैराग्राफ के टाइप के अंदर ये मेरा जो प्रिंट होकर डाटा आ रहा है वो शो हो रहा है। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। फॉर ईच लूप तक हमने काम करके देखा, फॉर ईच लूप तक में आप लोगों को भी प्रॉब्लम हुई, और प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डिस्कस करो, बताओ, ताकि फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। हम्म। हाँ, एंड ये टाइप है। ये एंगल ब्रैकेट चलाते हैं, ये जो लिस्ट बनती है ना, ये इसी टाइप की होती है। इस लिस्ट के अंदर हमें बताना ही होता है कि हम किस टाइप का डाटा रिटर्न करेंगे इस लिस्ट के बाद, यानी ये लिस्ट कौन सी टाइप का डाटा अपने अंदर एक्सेप्ट करेगी। ये सिंटैक्स होता है, ये जो लिस्ट है ना, ये सी शार्प का ही एक कलेक्शन, बेसिकली कलेक्शन टाइप है। ठीक है, ये डाटा अपने अंदर जैसे एरे है, एरे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के साथ हैंडल करता है। ठीक है, लिस्ट भी, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, लिस्ट इसका नाम है बाय डिफॉल्ट, और लिस्ट बेसिकली एक कलेक्शन को ही हैंडल करने के लिए एक लेट से एक स्ट्रक्चर कहलाता है। लिस्ट का मतलब स्ट्रिंग भी दे सकते हो, लिस्ट को इंटीजर के साथ भी दे सकते हो, लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ भी दे सकते हो। बस करिए मैं बनाऊं कि मैंने ये लिस्ट बनाई, एरे, हाँ एरे बना सकते हो। एरे का देखो, एरे का मसला ये होता है ना, एरे बड़ा हो जाता है, एरे का मसला ये होता है कि एरे का फिर सिंटेक्स बड़ा हो जाता है, उसमें वैल्यूज फिर उसके सारे इंडेक्स के थ्रू जाती है, ये सब चीजें उसके अंदर होती है। इसके अंदर आसान ये मामला था कि इसके अंदर वो जल्दी से इस तरह से वैल्यू स्टोर करा दो, और उसमें टाइम कम लगता है, और सिंटेक्स छोटा है इसका, तो इसलिए, और कोई वजह नहीं है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? जैसे एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, एरे हो गया डाटा, और स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है, ऐसी लिस्ट भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आती है। इसके अंदर क्या करते हैं, आप मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल, अब लेट्स से कलेक्शन ऑफ आइटम्स को इसके अंदर आप रख सकते हो, एक पूरा आइटम्स की कलेक्शन आप इसके अंदर रख सकते हो, जैसे कि अभी मैं एक कलेक्शन ऑफ नंबर यहाँ रख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ आइटम्स करते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप कलेक्शन ऑफ आइटम्स कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई, इसके बाद हमने एक और चीज देखनी थी, जो कि थी, हमने ये अच्छा फॉर लूप भी देख लिया, फॉर ईच भी देख लिया, जबरदस्त, गुड 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 गुड। डायरेक्टिव्स, किसी ने ये यूजिंग और मॉडल देखा है कहीं? एट द रेट यूजिंग और एट द रेट मॉडल, ना देखा ना सुना? लास्ट क्लास में गया था यार, एट द रेट मॉडल का हमने लास्ट क्लास में किया था। ये डायरेक्टिव्स होते हैं, देखो दोबारा से देख लो एक मरतबा। ठीक है, बेसिकली दीज आर डायरेक्टिव्स, और अगर जो एट द रेट यूजिंग के साथ लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज टू एड मॉडल क्लास एंड नेम स्पेस etc। ठीक है, यानी आप नेम स्पेस ऐड कर सकते हो। आपकी नेम स्पेस क्या होती है, वही जो आपकी मेन क्लास होती है। ठीक है, तो वो जो मेन क्लास का नेम स्पेस है, आप यहाँ व्यू के अंदर वो ऐड कर सकते हो, उसका रेफरेंस दे सकते हो। और मॉडल करके कैसे, एट द रेट मॉडल जो है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मॉडल का नेम स्पेस या ये समझ लो मॉडल का जो रेफरेंस है ना, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने व्यू के अंदर। ठीक है, अगर टॉप पे देखो, तो इससे पहले हम अगर टॉप, अगर अभी तो खैर नहीं हमने यूज़ किया हुआ, ठीक है, लेकिन अगर याद करने की कोशिश करो तो इससे पहले हमने मतलब टॉप पे हमने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी भी कर लेता हूँ, एक मॉडल बना लेता हूँ, मॉडल का फोल्डर है। ठीक है, यहाँ मैं एक मॉडल ऐड कर लेता हूँ। क्लास ऐड करेंगे, कंट्रोलर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? क्लास ऐड करेंगे, शाबाश। सिंपल एम्प्टी क्लास होगी एक, इसका नाम क्या रखें? हैं, एम्प्लॉय रख देते हैं। अरे, हेल्पर के नाम से नहीं रखो, हेल्पर के नाम में परेशानी होगी, एम्प्लॉय के नाम से रखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है, प्रोजेक्ट में नाम नहीं होता, हम ज्यादातर एम्प्लॉय भी रख रहे होता है। ठीक है, एम्प्लॉय नाम रखते हैं इसका,
और एम्प्लॉय डॉट सी एस के नाम से क्लास बन रही है, ओके कर देते हैं। ठीक है, ये एक मॉडल के अंदर क्लास बन गई। और हम लोग प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। मॉडल बनाया था जब आप मॉडल्स पढ़ रहे थे, मॉडल बनाया फिर उसकी प्रॉपर्टीज बनाई। और प्रॉपर्टीज की वैल्यूज मैंने कहाँ से यूज की थी, मैंने प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कंट्रोलर से दी थी और फिर उनको व्यू के ऊपर मैंने रेंडर करवाया था। अगर तुम लोगों को याद हो, टेबल के थ्रू याद है, लास्ट की एक दो क्लासेस के अंदर हमने काम किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बस अब, हाँ एग्जैक्टली, प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना के अब हम क्या करते हैं, वही काम दोबारा से ट्राई करते हैं। अब के जो मामला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं लेट्स से आईडी की, और एक बना लेते हैं नेम की। एक बना लेते हैं आईडी की और एक बना लेते हैं नेम की। तो इन आईडी हो गई और एक बन गई नेम की, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है जी, ये दो चीजें बन गई। और अब यहाँ पर व्यू में आ जाते हैं दोबारा से। अब व्यू में जब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, तो व्यू में मुझे इस मॉडल को यूज भी करना पड़ेगा। इस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लो, कंट्रोल शिफ्ट बी, ताकि जो मॉडल है ना ये बन जाए और इसकी सारी चीज ये सब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं सेव हो जाए। तो जब तुम इसे बाद में यहाँ पे कॉल कर रहे होगे ना, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? अभी तक के काम में हमने जितना भी देखा है, जितना भी पढ़ा है, उसमें सब लोग बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, और प्रॉब्लम आ भी रही है तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अब मसला ये है कि मुझे इसको यूज भी करना है ना यहाँ पे अपने व्यू में, तो कैसे यूज करूंगा मैं? एट द रेट यूजिंग, कैसे? हाँ यूजिंग, अपने क्या नाम रखेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हेल्पर इन एमवीसी। और फिर उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर जो मॉडल्स का फोल्डर है ना वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब एट द रेट के साथ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एट द रेट के साथ तो नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ, तो मैंने नेम स्पेस यूज कर ली ना मॉडल्स तक की। बताओ क्या लगता है तुम्हें? मेरे ख्याल से नेम स्पेस के अंदर तो मॉडल्स की तो नेम वो यूज कर लिया। ठीक है, अब मुझे यकीनन यहाँ पे रिटर्न भी करना होगा जो इनका नेम है या वट जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे रिटर्न करनी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे वो नेम वगैरह रिटर्न करना है, या मुझे यहाँ पे नेम वगैरह भी ऐड भी करना है। यानी मैंने भी नेम ऐड भी नहीं किया है कि मैं यहाँ पे यूज़र के लिए मैं यहाँ पे नेम ना ऐड करना चाह रहा हूँ, मॉडल के अंदर कोई नेम मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मॉडल के अंदर मेरे कोई नाम नहीं है, तो मैंने क्लास बनाई है अभी उसके अंदर कोई भी नाम नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई नाम यहाँ पे दे लेते हैं, सबसे एंड में आते हैं और सबसे लास्ट जो भी डिफ बनाएंगे उसके अंदर काम करेंगे। भाई डिव्स मैं अलग अलग इसीलिए बना रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो तुम लोगों को। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद रखना अलग अलग डिव्स बनी हुई है हर काम की। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग अलग डिव्स के अंदर किया हुआ है ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के टाइम पे ना परेशानी कम से कम हो, इसलिए। अच्छा, एम्प्लॉय के नाम से ही हमने बनाया था तो यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, एट द रेट, और एम्प्लॉय के नाम से बन गया। ठीक है, और इसको ईएमपी ही नाम दे देते हैं। ऐसी बात है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? ऑब्जेक्ट आई थिंक ऐसे ही बनता होगा, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताओ भाई। सही है, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते थे, सर हम ऐसे काम करते थे कि आप क्या करो, यहाँ पे सही कॉलम, और अब एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट जब वहां बनाते थे तो इसी तरह से उसमें काम करते थे। यानी प्राइवेट मेथड हमने लास्ट क्लास में जब बनाया था उसमें इसी तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना के वैल्यूज को इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे। जैसे मैंने कहा आईडी, ओ सॉरी,
ठीक है, तो आईडी आप दे लो, लेट से मैंने आईडी का 1। इंटीजर यहाँ पे देना भी नहीं है मुझे, यहाँ पे सिर्फ आईडी और नेम को कॉल करना है। 1 मिनट, मुझे लग रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे शायद सही से नहीं बन पा रहे, कॉल नहीं कर पा रहे सही से। सही है, सेमी कॉर्नर लग गया था वहाँ पे, तो वहीं पे कंस्ट्रक्टर जो है ना वो सही से आ नहीं पाया था। और अब यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे सेमी कॉर्नर लग गया था। तुम लोगों को पता है कि अगर कंस्ट्रक्टर के बाद मैं सेमी कॉर्नर लगाता हूँ ना, ये जो कंस्ट्रक्टर हम लगाते हैं यहाँ पे, इसके बाद अगर सेमी कॉर्नर लगाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि हमने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया और नेक्स्ट लाइन में जो काम है वो एक अलग ही काम चल रहा है, इसलिए तो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। ठीक है, अब मुझे किसी ना किसी तरह से इसको प्रिंट भी करना है, तो मैं यहाँ पे इसी डिस्क के अंदर एक और डिस्क बना लेता हूँ। और emp.id को मैं या इवन डॉट नेम को आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, F5 प्रेस कर दो और ये नेम प्रिंट हो जाना चाहिए। सबसे नीचे होगा ये। बेसिकली आपने ये जो मॉडल बना के देखा है, हमने यूज करके देखा है कि आपकी जो चीजें होती हैं, आपने लेट से अगर यूज करना है अपना मॉडल यूज करना है व्यूज के अंदर, तो आप किस तरह से यूज करोगे। ठीक है, अभी तो हमने यूजिंग डायरेक्टिव के साथ देखा है, और आप मॉडल डायरेक्टिव के साथ बाकायदा डायरेक्टली इसको यहाँ पे रेफर करा सकते हो। और हमारा ये सेशन भी ना तकरीबन कुछ ही मिनट्स का रह गया है। और ये देखो असद लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे असद लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो हमने मॉडल्स को इस तरह से यहाँ पे यूज करके देखा। अच्छा, अभी हमने यूजिंग डायरेक्टिव किया ना, अब तुम यूजिंग डायरेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे क्या कर सकते हो। लेट्स से तुम चाह रहे हो डायरेक्टली तुम मॉडल का नाम लिखो। ठीक है, तुम्हें किसी मॉडल को ही डायरेक्टली यानी यहाँ पे यूज करना है, तो उसको कैसे यूज करोगे, उसके साथ कैसे काम करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट जी, पूछो। ठीक है, हमने मॉडल को यहाँ पे दिया। एक मिनट रुकना, मैं जरा ये वाली बात पूरी कर लूँ। हमने मॉडल यहाँ पे लिखा, फिर क्या करूँ दोबारा से, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेल्पर्स आई इन एमवीसी डॉट मॉडल डॉट, और मॉडल के अंदर आप डायरेक्टली अपना यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉडल यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली अपने मॉडल का जो रेफरेंस है ना वो यहाँ पे दे सकते हो, उसको आप यहाँ पे बाइंड कर सकते हो अपने व्यू के साथ कि भाई ये जो व्यू है ना, ये आपका जो मॉडल है वो ये वाले मॉडल के साथ ये वाला व्यू काम कर रहा है। अब मल्टीपल मॉडल्स को भी आप एक व्यू पे कॉल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक मॉडल को किया है, आप मल्टीपल मॉडल्स को कर सकते हो। अच्छा, आप देख लेते हैं मैसेजेस हैं आपके। अच्छा भाई, आगे बढ़े या यहाँ पे रुके। यार आगे HTML हेल्पर्स के अंदर कुछ चीजें, आगे तो HTML हेल्पर यानी कंटिन्यू हो जाएंगे, टाइम लगेगा, 11 बज जाएंगे आराम से। और आगे जाएंगे मतलब 11 बज के आगे जाएगा टाइम। एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी चीजें जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। HTML हेल्पर्स को एक स्टार्ट ही एक साथ कर लेंगे, तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट टाइप जो नेक्स्ट लेसन। जैसे आज मुझे करना था इनलाइन HTML हेल्पर, तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि HTML हेल्पर्स को स्टार्ट करके और फिर इनलाइन के साथ साथ कोई एक और टाइप भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनलाइन तो बहुत छोटी सी टाइप है, वो जल्दी हो जाती। अच्छा, एक और चीज देख लो कि भाई कुछ मेरे पास यहाँ पर व्यू इंजन जो है ना वो गिवन होता है। 1 मिनट वीडियो हम लोगों की पोस्ट हो गई होगी।
जी ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ व्यू इंजन है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पे ये कवर करना था, हेल्पर्स वाला टॉपिक। ठीक है, अभी फिलहाल वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ये एचटीएमएल हेल्पर्स वाला जो टॉपिक है, एक मरतबा रीड कर लेना। इसी जो ये मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, इसी से एक मरतबा रीड कर लेना। तो यह है कि मुझे नेक्स्ट क्लास में वो सारे पॉइंट्स एक मरतबा रीड नहीं करने पड़ेंगे, और मैं उसको एक ओवरऑल ओवरव्यू देके समझा दूंगा। तो फिर रीडिंग वाला जो काम है ना, वो टाइम बच जाएगा हमारा। अच्छा, ये कुछ व्यू इंजन है हमारे पास जो कि एमवीसी के अलावा भी यूज होते हैं, और इसके अलावा भी जो डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं वो यूज करते हैं, जिसके अंदर ASPX है। ASPX का मैंने लास्ट क्लास में अगर बताया हो, जब हम रेजर व्यू इंजन स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि ये MVC 3 से पहले जो व्यू इंजन होते थे वो ये ASPX के व्यू इंजन होते थे। अब अभी तो हमारी जो एक्सटेंशन होती है, जो हमारी फाइल बनती है व्यू की, उसकी एक्सटेंशन होती है .CSHTML। लेकिन इस वक्त, जब जिस वक्त की मैं ये बात कर रहा हूँ ASPX वाली, तो ASPX के टाइम पे क्या होता था कि हमारी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती थी, .ASPX। अभी CSHTML होती है, उस टाइम पे क्या होता था, .ASPX। अभी भी तुम लोग देखते होगे कहीं ना कहीं कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें मिलेंगी .ASPX के साथ, यानी वेबसाइट का नाम और .ASPX, या वेबसाइट के नाम के साथ ASPX के नाम से वेबसाइट का नाम होता है। हाँ, होती है वेबसाइट। ठीक है, तो आपको अभी भी मिलेंगी। सही है। ASP के जो वेब फॉर्म्स है, इन सबको बेसिकली इनकी फुल फॉर्म एज सच ये लोग नहीं ड्राइव करते, बट ये ASP बेसिकली, ASP जो अपना फ्रेमवर्क है ना, उसके जो फॉर्म्स है उसके थ्रू ये काम कर रहे होते हैं। वेब फॉर्म्स व्यू इंजन, फिर उसके बाद बेलेवियस हो गया, ब्रेल हो गया, हैसिक हो गया। ठीक है, एंड और डी जैंगो हो गया, एन डी जैंगो हो गया। ठीक है, और उसके बाद एन हैमल हो गया। बहुत सारे जो मेरे पास अगर देखा जाए ना, तो व्यू इंजन मौजूद हैं। ठीक है, जिनके अंदर हम काम कर रहे होते थे। अभी हम यहाँ पे MVC के अंदर जो काम कर रहे हैं .NET के फ्रेमवर्क में, वो काम हम कर रहे हैं किसके ऊपर, रेजर व्यू इंजन पे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ।